एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवांशिकी क्या होता है? तो ये एक अध्ययन है। आनुवांशिकता या फिर वंशागति क्या है? तो विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना आनुवांशिकता कहलाता है। अब विभिन्नता या विविधता का क्या होती है? तो यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था होती है। अब इसके भी दो प्रकार दिए गए हैं, शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता, सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन। इसमें क्या अंतर होता है? तो यह शारीरिक कोशिका में आती है और यह गैमेटिक वेरिएशन जनन कोशिका में आती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते और गैमेटिक वेरिएशन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। सोमैटिक वेरिएशन जैव विकास में सहायक नहीं है और जनन कोशिका विभिन्नता जैव विकास में सहायक है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता उपार्जित लक्षण भी कहलाता है, जबकि जनन कोशिका विभिन्नता आनुवांशिक लक्षण कहलाता है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता का उदाहरण है कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना, और जनन कोशिका विभिन्नता का उदाहरण मानव के बालों का रंग और मानव के शरीर की लंबाई। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो विभिन्नताएं क्या होती हैं? जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे जंतु या फिर कुछ भी हो। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होंगी और लैंगिक जनन विविधता अपेक्षाकृत अधिक होगी। अलैंगिक जनन डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियाँ यानी कम त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है, और लैंगिक जनन क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के बीच संयोजन द्वारा म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। अगला विभिन्नता के लाभ। तो प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीव पशुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। अब है मेंडल का योगदान के बारे में। तो मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे, किसके पौधे? मटर के पौधे के विपर्यासीय अर्थात 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, जो स्थूल रूप से दिखलाई देते हैं। लक्षण बीज का आकार को लेके, तो प्रभावी विशेषक गोल और अप्रभावी विशेषक झुर्रीदार। अब बीज का रंग को, तो पीला, और अप्रभावी विशेषक में क्या है? हरा। उसके बाद है फूल का रंग को, तो प्रभावी विशेषक में बैंगनी और अप्रभावी विशेषक में सफ़ेद। फली का आकार, तो प्रभावी विशेषक में फूली हुई और अप्रभावी में सिकुड़ी हुई। अब फली का रंग, तो प्रभावी में हरा और अप्रभावी में पीला। पुष्प की स्थिति, प्रभावी में अक्षीय और अप्रभावी में अंत्य। और पुष्प की स्थिति तो प्रभावी में लंबा और अप्रभावी में बौना। ये क्या था चित्र? तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विपर्यास विशेषकों के 7 जोड़े थे। अब मेंडल द्वारा मटर के पौधे का ही चयन किया गया। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। पहला, मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा, इसका जीवन काल छोटा होता है। तीसरा, सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागन भी कराया जा सकता है। चौथा, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। अब मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विपर्यास विशेषक, क्रम संख्या मतलब कि दिया गया है 7। तो लक्षण क्या था? पहला का था तने की ऊंचाई, और विपर्यास विशेषक क्या था? लंबा होगा कि पौना होगा। दूसरा था फूल का रंग, विपर्यास विशेषक क्या था? बैंगनी है कि सफ़ेद है। तीसरा, फूल की स्थिति, विपर्यास विशेषक अक्षीय और सत्य। और चौथा, फली का आकार, विपर्यास विशेषक फूला हुआ या फिर सिकरा हुआ। पांचवा लक्षण फली का रंग था, जो कि हरा हो सकता है या फिर पीला। छठा, बीज का आकार, विपर्यास विशेषक क्या है? गोल या फिर मुरझाया हुआ। बीज का रंग, तो विपर्यास विशेषक क्या है? पीला या फिर हरा। अब एकल संकरण मोनोहाइब्रिड के बारे में। मटर के 2 पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण के लिए लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण। एकल संकरण का यहाँ पे दिया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ये क्या है? लंबा पौधा को टी से और बौना पौधा को स्मॉल टी से दर्शाया गया है। सभी लंबे पौधे किस गुण के होते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी के। यहाँ पे युग्मक क्या है? 2 है कैपिटल टी और 2 है स्मॉल टी। अब है पी, तो क्या है? ये पौधा का प्रकार है, लंबा पौधा और बौना पौधा, इनके बीच क्रॉस करवाया गया है। तो बना क्या? F1 में क्या बना?
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात सभी लंबे पौधे जो होंगे वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में होंगे। अब है F1 गुना F1 अर्थात लंबा पौधा और बौना पौधा का। तो इसमें क्या, इसमें एक तो मिला हमें क्या, दो कैपिटल टी वाला, दो स्मॉल टी वाला। कैपिटल टी वाला को लंबा पौधा और स्मॉल टी वाला को बौना पौधा। कैपिटल टी स्मॉल टी को लंबा पौधा और कैपिटल टी स्मॉल टी को लंबा पौधा ही कहा गया। अब अवलोकन क्या किया उन्होंने, तो प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। दूसरा F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधों में 1/4 बौने पौधे थे। तीसरा जीनोटाइप F2 3:1, 3 लंबे पौधे का अनुपात और 1 बौना पौधा। जीनोटाइप F3 तो 1:2:1, TT मतलब कि 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का संयोजन 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। इसका निष्कर्ष क्या हुआ, तो हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। दो कैपिटल टी व कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, यद्यपि 2 स्मॉल टी बौना पौधा है। दूसरा टी मतलब कैपिटल टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए टी की दोनों प्रतियां होनी चाहिए। तीसरा टी कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि स्मॉल टी वाले लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अगला है द्विसंकरण या फिर द्विविकल्पीय संचरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मटर के 2 पौधों के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस को द्विसंकरण या फिर द्विविकल्पी संकरण कहा जाता है। यहाँ पे दर्शाया गया फिगर, जनक पीढ़ी क्या है, गोल या पीला, झुरीदार हरा। यहाँ पे कैपिटल 2R और कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो युग्मक क्या बना यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। गोल पीले थे तो बना क्या F1 पीढ़ी में, कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई, या फिर यहाँ पे स्वपरागन हुआ और इतने सारे का निर्माण हुआ युग्मक का। अगला है फिनोटाइप अनुपात। अब दिया गया है यहाँ पे, तो गोल पीले का 9, गोल हरे का 3, झुरीदार पीले का 3 और झुरीदार हरे का 1। ये चित्र क्या सिखाता है, तो द्विसंकर क्रॉस के परिणाम जिनके जनक 2 जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति। अब F2 तो गोल पीले बीज कितने थे, 9, गोल हरे बीज 3, छुरेदार पीले बीज 3 और छुरेदार हरे बीज 1। इस प्रकार से 2 अलग अलग को स्वतंत्र वंशावृत्ति होती है। लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो कोशिका के DNA, उसके बाद जीन, DNA की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अगला है सूचना स्रोत और प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। जीन कैपिटल टी प्रभावी लक्षण जो कि कहलाता है, तो यह एंजाइम का दक्षता से कार्य करता है और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का बनाना। और ये कैसे होता है, लंबे पौधों में। ये जीन स्मॉल टी इसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करता है और यह अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाता है। और ये किस में होता है, तो बौने पौधों में। अब है लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण है। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंघा। अगला है कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, जैसे XX मादा और XY नर। अब है मानव में लिंग निर्धारण, तो यहाँ पे नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है और मादा में XX। तो जब XX गुणसूत्र होगा तो मादा और जब XY गुणसूत्र होगा तो नर। तो अब दिया गया है आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है। तब बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशागुणत हुआ है वह लड़की, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का होता है। अब है जैव विकास। तो विकास क्या होता है, वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुई, जिससे नई स्पीसीज का उद्भव हुआ, विकास कहलाता है। स्थिति 1 तो लाल भृंगों का समूह, जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन, सभी भृंग लाल, केवल एक हरा हुआ था। और उसके बाद कौवों द्वारा लाल भृंग का लक्षण और भृंगों की संख्या में कमी। अगला है एक भृंग का हरा, फिर जनन के द्वारा संतति भृंग हरा, हरे भृंगों का झाड़ियों से मेल और कौवों द्वारा भक्षण में कमी, इसलिए हरे भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई।
अब निष्कर्ष क्या हुआ, तो हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं थे, अर्थात दिखाई नहीं देते थे। यह प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा नहीं किया गया, मतलब कि वो फिर पहचान नहीं पाए। प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रही है, जिसे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। अगला स्थिति 2, तो लाल भृंगों का समूह जनन द्वारा रंग में परिवर्तन। सभी भृंग लाल, केवल एक नीला था जनन में, तो लाल भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद एक नीला भृंग जनन, नीले भृंगों की संख्या बढ़ोतरी हुई। और इससे हुआ क्या, तो कौवे लाल तथा नीले भृंगों को पहचान कर खा जाते हैं। भृंगों की संख्या में फिर कमी आ जाती है, लाल भृंग नीले से अधिक हो जाते हैं। अचानक हाथी आता है, भृंगों सहित झाड़ी को रौंद देता है। संयोग से नीले भृंग बच जाते हैं। अब निष्कर्ष क्या हुआ, तो रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। यह संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया था। छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ न हो। अब स्थिति 2 दिया गया है, लाल भृंगों का समूह भृंगों के आवास झाड़ियों पादप रोग लग जाता है। अब भृंगों के औसत भार में अल्प पोषित की वजह से कमी, फिर भृंगों की संख्या में निरंतर गिरावट, और फिर है पौधों का रोग समाप्त हो जाता है और भृंगों की संख्या तथा भार में फिर से वृद्धि हो जाती है। निष्कर्ष क्या हुआ, तो भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं आता। जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आया था। अब है उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण में अंतर। पहला, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाता है, जबकि आनुवांशिक लक्षण, ये लक्षण जीवों के वंशानुगत प्राप्त होते हैं। दूसरा, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, वह अगली पीढ़ी को वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते हैं। दूसरा, इस आनुवांशिक लक्षण में ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और इसमें तीसरा क्या है, तो जैव विकास में सहायक नहीं है, और आनुवांशिक लक्षण जैव विकास में सहायक है। उपार्जित लक्षण का उदाहरण है अल्प पोषित भृंग के धार में कमी, और आनुवांशिक लक्षण के उदाहरण है मानव की आंखों व बालों के रंग। अब है जाति उद्भव किस प्रकार होता है, तो पहले जीन प्रवाह के द्वारा उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती हैं, किंतु आंशिक रूप से अलग अलग हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जीन प्रवाह के बारे में। उप समष्टि X1 स्थानीय और उप समष्टि X2 अप्रवासी और जनन हुआ, तो जीन प्रवाह स्थानीय समष्टि में विभिन्नता आई। दूसरा है आनुवांशिक विचलन, किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। तीसरा, प्राकृतिक चुनाव, वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। चौथा, भौगोलिक पृथक्करण, जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। इससे दो उप समष्टि के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता। अगला है आनुवांशिक लक्षण, समष्टि जेड, उप समष्टि, इसमें 3 दिया हुआ है। उप समष्टि Z1 पहला, दूसरा भौगोलिक रूप से बिलक नदी अर्थात पहाड़ इत्यादि, और अगला है उप समष्टि Z2। अब इनकी उत्तरोत्तर पीढ़ियाँ, उसके बाद विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण उप समष्टि Z1 और उप समष्टि Z2 में, उसके बाद आनुवांशिक लक्षण जेनेटिक ड्राफ्ट, और उसके बाद प्राकृतिक विचलन नेचुरल सिलेक्शन। अब है उप समष्टि Z1 और उप समष्टि Z2 अंतर्जनन में असमर्थ हुए, और उसके बाद बना नया स्पीसीज 1 और नया स्पीसीज 2। आनुवांशिक विचलन का कारण, पहला, यदि डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त है, और दूसरा, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब विकासीय संबंध योजना। पहला है समजात अभिलक्षण, विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों, सरीसृपों, जल स्थलचर, स्तनधारियों के पदों की आधारभूत संरचना एक समान है, किंतु ये विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए होते हैं। अगला है समजात अंग, यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, वह जैव विकास का प्रमाण देते हैं। दूसरा है समरूप अभिलक्षण, ये वह अभिलक्षण जिनकी संरचना व संघटकों में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती किंतु कार्य समान होता है। एग्जाम्पल के लिए पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद।
ये समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो सामान्य कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। तीसरा, जीवाश्म। जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए। उदाहरण, आमोनाइट जीवाश्म आकाशीय रुकी है। ट्राइलोवाइट जीवाश्म आकाशीय है। नाइट्रिया जीवाश्म मछली का है। और राजोसॉरस जीवाश्म डायनोसॉर कपाल का है। अब जीवाश्म कितने पुराने यह कैसे जानेंगे? तो पहला, खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। दूसरा, फॉसिल डेटिंग के द्वारा, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। अब है विकास एवं वर्गीकरण। विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। पहला, जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दूसरा, दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। तीसरा, जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। चौथा, जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। अब विकास के चरण। तो विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। पहला, योग्यता को लाभ, आँख का विकास। जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है। ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। जैसे प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है और मानव में द्विनेत्री आँख होती हैं। गुणता के लाभ। तो पंखों का विकास। पंख पर ठंडे मौसम के उष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो पाए। उदाहरण, डायनासोर के पंख थे पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। अब कृत्रिम चयन। बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती हैं। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधों के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इसे विभिन्न सब्जियां विकसित की। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। जैसे कि दिया गया है, जंगली गोभी को गांठ गोभी के रूप में प्रकट करना, उसके बाद केल के रूप में जिसमें कि सिर्फ चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं और ये फूले हुए भाग होते हैं, जंगली गोभी के रूप में। फिर इससे आया ब्रोकोली और इससे आया गोभी। ये गोभी पत्तियों के बीच की दूरी में कमी होती है। इस ब्रोकोली तो इसके पुष्पों की वृद्धि रोकते हैं और ये फूल गोभी तो ये बंध पुष्प होते हैं। मतलब कि जंगली गोभी से इतने सारे का चयन किया गया। अब आणविक जातिवृत्त। पहला, यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूसरा, दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होंगी। और मानव विकास। तो मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण और जीवाश्म अध्ययन है। मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया। फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीपों में, पश्चिमी एशिया में और मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। अब है विभिन्न समूहों कभी आगे व पीछे गए, उसके बाद समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, उसके बाद कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े और उसके बाद कुछ वापिस आकर परस्पर मिले गए। अब अनुवांशिकी परिभाषाएं। जीन। मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर का। जीन अनुवांशिकता की इकाई होती है। दूसरा, युग्म विकल्पी अर्थात अलील। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी अर्थात अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होता है। अब है विषम युग्मी जीव अर्थात हेट्रोजाइगस के बारे में। वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। सम युग्मी जीव होमोजाइगस के बारे में। वे जीव जिनके समान विशेषकों के अलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी दोनों है और स्मॉल टी दोनों है। पांचवा, प्रभाविता डोमिनेंस। वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, प्रभाविता अर्थात डोमिनेंस कहलाता है। छठा, अप्रभावी अर्थात रेसिसिव। वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता, अप्रभावी कहलाता है। सातवां, जीनी प्रारूप अर्थात जीनोटाइप। जीव का जीन वे आधार पर प्रारूप, जैसे कैपिटल स्मॉल टी दोनों और स्मॉल टी दोनों।
आठवां है दृश्य प्रारूप अर्थात फिनोटाइप, जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप, जैसे लंबे पौधे एवं बौने पौधे हैं। नौवां है सूक्ष्म विकास, छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास, उदाहरण के लिए भृंगो अर्थात विटलेस के शरीर के रूप में परिवर्तन। 10वां है स्पीसीज, जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है। 11 है गुणसूत्र, तो गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें कोशिका की आनुवांशिक सूचना होती है। 12 डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आनुवांशिकता भी समाप्त हुआ।